पढ़ लो, 2 मिनट आपके पास। जो लास्ट अनुच्छेद पढ़ा था ना हमने, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछूंगा मैं आपसे। जल्दी रीडिंग लगा लो आप। पूछना क्या है आपसे? पूछना ये है कि अच्छा, न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है या न्यायाधीश है, उनको जो हटाने की प्रोसेसिंग है वो कैसी है, कौन से अनुच्छेद में है, क्या क्या रहता है, सब बताना है आपको। भारत के सबसे बड़े न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अपेक्स न्यायालय में आपका स्वागत है। बताना है आपको। सबसे पहले मनीषा ये बताएगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो कंडीशन है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार व अक्षमता। कदाचार व अक्षमता को परिभाषित तो नहीं किया हुआ स्पष्ट रूप से, लेकिन उसके संबंध में प्रक्रिया का जो निर्धारण होता है वो कौन करता है? ये खुशबू आप बता दो जा, किसका है ये? प्रक्रियाओं को लेकर जो निर्धारण करने की शक्ति है, किसमें निहित है वो? संसद में। संसद ने फिर कुछ किया होगा। अच्छा, ये प्रक्रिया का जो निर्धारण वगैरह करने का जो भी प्रोसेसिंग है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद कौन सा है वो? अनुच्छेद 124 है, 5 है बॉयज। अनुच्छेद 124(5) है। आपका क्या नाम है? जसविंदर। ठीक है, आप बताइए जसविंदर कि इसको लेकर के जो कानून बना था, कब बना था? 1900? रॉन्ग। इधर 7 वाले आपके, कब बना था? प्रक्रिया निर्धारण करने की कोई प्रोसेसिंग है अनुच्छेद 124(5) में, तो फिर किया भी होगा संसद ने, कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया होगा ना, मतलब कानून बनाया होगा। कब बनाया होगा? हाँ जा, शाबाश, 1968 में बनाया था। अब यदि मैं आपसे पूछूं इसी के आधार पे जब कभी भी, वैसे महाभियोग वाली प्रक्रिया तो केवल राष्ट्रपति के लिए है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पर आपको ये बताना है कि हटाने का जो संकल्प है वो सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कौन से सदन में लाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है पता है आपको? लोकसभा के अंदर कितने? 100। और राज्यसभा में कितने? 50 लोगों की सहमति है। यदि सहमति प्रदान हो जाती है तो फिर क्या होगा? पीठासीन अधिकारी जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिनको हम कहते हैं, पीठासीन अधिकारी के द्वारा क्या किया जाएगा? एक समिति गठित की जाएगी जांच के लिए, और उसमें टोटल कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। एक तो CJI हो सकते हैं या फिर कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है, किसका? उच्चतम न्यायालय का, और साथ ही साथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और साथ साथ कानून का विशेषज्ञ होगा। अच्छा, ये तीनों के द्वारा यदि खारिज कर दिया जाता है तो ये प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि स्वीकृति दे दी जाती है तो इसका मतलब ये रिपोर्ट रखवानी पड़ती है कितने महीने में? सदन में रखवानी होगी 3 महीने में। 3 महीने के अंदर सदन में रिपोर्ट रखवाई जाएगी, और उसके बाद में विशेष बहुमत से यदि वो एक सदन से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में, दोनों से पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के आदेश से
राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? इतनी चीज़ इसी प्रोसेसिंग से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। और अनुच्छेद 124 कौन सा है? 124(4) के तहत हटाया जाता है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो निर्धारण करने की शक्ति किसमें है? 5 में है। वही मैंने आपको कल एक बताया था कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी इसी प्रोसेसिंग से हटाया जाता है, बट वो अनुच्छेद कौन से में? 217 में। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। कहानी समझ आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि इसको लेकर के सबसे पहले हटाने की जो कंडीशन हुई वो कब हुई थी? 1991 में। कौन थे वो? रामास्वामी को इसी प्रकार की कंडीशन से, मतलब इसी प्रकार की जो प्रोसेसिंग से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस वजह से क्या होगा? वो वही समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद में 2018 भी याद है आपको, दीपक मिश्रा के खिलाफ ऐसा हुआ था, लेकिन राज्यसभा ने मना कर दिया इस वजह से, क्योंकि वो मामला सार्वजनिक हो गया था। क्या बात समझ आ रही? आज हम बात करेंगे कि एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विधि व्यवसाय को लेकर के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है रिटायर होने के बाद में क्या किसी भी विधि व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं क्या? अभी आपको मैंने बताया था कि DY चंद्रचूड़ जो है वो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद में वो किसी भी विधि व्यवसाय में कार्य नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? वो वकील, कोई प्रैक्टिस, इस प्रकार की चीजें नहीं हो सकती। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अच्छा वो लोग इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करे कहीं भी, है ना, ठीक नहीं रहता ये। तो फिर वो कोई और काम कर सकते हैं, फिर कोई खाली रहेंगे तो क्या कोई कार्य भी है उनके लिए? देखो, न्यायिक सेवा में इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते तो अलग कहाँ करेंगे? मतलब अलग कहाँ करेंगे? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग आपने सुना होगा ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके अध्यक्ष पद के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनको नियुक्त किया जा सकता है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन, जैसे ट्रिब्यूनल होते हैं बहुत सारे ना, अधिकरण जिसको बोलते हैं, तो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इनके अंदर उनको सदस्य वगैरह बनाया जा सकता है। और क्या हो सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल भी बनाया जा सकता है उनको, मतलब इस प्रकार के पदों को उनके लिए मतलब न्योता दिया जा सकता है। और क्या हो सकता है? ये जो लॉ कॉलेज जो होते हैं ना, उनके अंदर उनको नियुक्त किया जा सकता है, मतलब वो किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर वहां जाकर के पढ़ा सकते हैं। जब उनको बहुत सारा ज्ञान है, पढ़ा सकते हैं, वो कोई किताब लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी, क्योंकि जितना जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को आगे भी तो फैलाना है। कहानी समझ आ रही है? लेकिन वो किसी भी न्यायालय के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश रिटायर होने के बाद में, याद रख पाओगे? ये लिखा हुआ कहाँ पे है? तो आपको ये ध्यान रखना, साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 124(7) के अंदर लिखा हुआ है ये, अनुच्छेद 124(7). लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 124(5) पढ़ दिया, 6 पढ़ना है, पहले इसको पढ़ते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो अनुच्छेद 124(6) जो है वो शपथ के बारे में बतलाता है। शपथ कौन दिलाता है? आप सभी को मालूम है ना, अनुच्छेद 124(6) शपथ का उल्लेख है। और वैसे शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में है, ध्यान रखना। और 3री अनुसूची में क्वेश्चन भी बन सकता है कि मतलब देखो, लगभग पदाधिकारी जो जितने भी है उनको लेकर के शपथ का उल्लेख 3री अनुसूची में है, लेकिन किसका नहीं है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का नहीं है, हाँ, उपराष्ट्रपति का नहीं है, मतलब 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। और किसका नहीं है? राज्यपाल का नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है क्योंकि रटी होती है 3री अनुसूची शपथ से संबंधित है, लेकिन इन तीनों लोगों के बारे में यदि बात करें, इन तीनों पदों की बात करें, तो इनका उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है। तो फिर राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 60 में। उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159। ये इतने सारे अनुच्छेद आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका शपथ का उल्लेख अलग अलग अनुच्छेदों में दे रखा है, न कि 3री अनुसूची में, ठीक है। बाकी जो बात करते हैं जैसे, हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। ये जितने तमाम जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनकी यदि बात की जाए तो वो सारी जो है किस अनुसूची के तहत बताया है? 3री अनुसूची में। 3 लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। कल पूछूंगा आपसे, याद रख पाओगे? राष्ट्रपति एक बार 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति शपथ दिला सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, है ना। अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति शपथ दिला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा शपथ के बारे में लिख लीजिए।
लिखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 124 6 के अंतर्गत किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 124 6 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट लिखो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी सदस्य द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ दिलाई जा सकती है तथा इनके शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के तहत किया गया है। तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। नेक्स्ट लिखो विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 7 में। ये थोड़े से अनुच्छेद भी थोड़ा ध्यान में रखना भैया आप, ठीक है। लिखो अनुच्छेद 124 7 विधि व्यवसाय में प्रतिबंध। विधि व्यवसाय में प्रतिबंध कब? जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद, ठीक है। लिखो अनुच्छेद 124 7 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर चुके हैं, भविष्य में किसी भी विधि व्यवसाय में संलग्न नहीं होंगे। हाँ, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट।
ऐसे के मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, बता ध्यान रखना, ठीक है। देख लिया? सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय जो होता है वो हाई कोर्ट होता है बेटा, है ना। हाई कोर्ट जो कि अपने राजस्थान में कहाँ है, जोधपुर में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है, इसका मतलब, ठीक है। और किसी और जगह भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जगह बदल जा सकती है। अनुच्छेद 130 हम पढ़ेंगे ना, तो साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे कि अच्छा एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ जी बोलो सर, ये समिति बनाई है कि उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसमें, किसी कोई मतलब कि वो चूज करते हैं, तो ये दोबारा समिति में आ चूज करते हैं मतलब कि जब मतलब कि मुख्य न्यायाधीश को बुलाते हैं, पद से हटाते हैं, तब ये भी शामिल हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये देखा जाता है ना कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, यदि उनको हटाना है तो फिर कोई अन्य न्यायाधीश आएगा। वो तो कैसे आ सकता है, खुद के खिलाफ खुद फेवर कैसे कर सकता है, उसके खिलाफ जो मामला हो रहा है ना। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर किसी अन्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, और यदि मतलब मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है, तो अन्य न्यायाधीश शामिल हो जाएगा। फिर ऐसी कंडीशंस है, फिर तो वो देखा जाएगा समिति के अंदर वो लोग शामिल होंगे, ये चीज़ होती है, ठीक है। वो समिति जो है वो क्या करती है, जांच करती है। जांच करने के बाद पता चलता है ठीक है या सही नहीं है, तो इसका मतलब सही नहीं है। जांच वास्तव में सही पाई जाती है कि वाकई इनके खिलाफ जो मामला हमने चलाया वो एकदम जायज़ था, तो फिर वो प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है वो सदन में रखवानी होती है, सदन कार्रवाई करता है फिर, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 124 कंप्लीट हो गया। 124 में सारे हमने इसके जो अनुच्छेद 124 1 से लेके 7 तक जितने भी चीजें बनती है सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद कौन सा, 125। अनुच्छेद 125 किसके बारे में बताता है भाई, वेतन भत्ते, है ना। वेतन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है उसका निर्धारण वैसे संसद करती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, कितना होगा, कितना बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो कहां से मिलता है, भारत की संचित निधि से। ये लिखा हुआ है साफ साफ कि किस पे भारित होगा, भारत की संचित निधि से भारित होगा, मतलब संचित निधि पर। भारित का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। भारत की संचित निधि से भारित है, इसका मतलब क्या होता है, भारित का मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है संसद के अंदर उनके जो वेतन को लेकर के बहस तो की जा सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, मतलब वेतन को लेकर के बहस की जा सकती है, मतदान नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा इसलिए माना जाता है कि वो एकदम सही तरीके से स्वतंत्र होकर के कार्य करें। यदि मतदान होता, इसका मतलब ये होता कि अच्छा कुछ लोगों के फेवर में वो कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि विपक्ष में ज्यादातर मतलब विरोध आते हैं, उनके जो भी डिसीजन आते हैं, तो इसका मतलब उनके पक्ष में मतदान थोड़ी होता फिर, है ना। तो हो सकता है फिर पक्ष में मतदान करवाने के लिए उन लोगों के फेवर में कार्य करता, फिर ऐसी चीज हो सकती है। इसलिए उनको एकदम स्वतंत्र रखा है कि उनके ऊपर मतदान नहीं होगा, केवल क्या हो सकती है, बहस हो सकती है। सारी बात समझ में। तो यदि मान लो कोई न्यायाधीश है, मतदान होगा, सपोज करो आप सरकार के मतलब सरकार आपके लिए कोई संसद के अंदर यदि बात करें, आपके खिलाफ कोई मतदान हो रहा है, आप न्यायाधीश हो वेतन को लेकर के, और आपके पक्ष में आए, विपक्ष में आए, पक्ष में लाने के लिए तुम क्या करते हो, सरकार के पक्ष में कुछ डिसीजन दोगे। इसका मतलब यदि ऐसा हुआ तो फिर प्राकृतिक न्याय की उपलब्धि कहां से होगी। सारी बात समझ में। इसलिए देखा गया कि ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा। संविधान बहुत खूबसूरत है, ध्यान रखना। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ आ रही, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वेतन जो है, कितना वेतन मिलता है वैसे, वेतन कितना मिलता है,
हाँ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है सीजीआई की यदि हम बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, तो 2 लाख पूरे हो गए क्या? 2,80,000। और यदि बात करें अन्य न्यायाधीश की 2,50,000। अरे बात समझ में, ये इतना वेतन मिलता है, कम है ज़्यादा है? तुम्हें तो 1 साल में दे दिया जाए तो भी बहुत है। महीने का लेके जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्या इनके वेतन में कुछ कटौती की जा सकती? कभी नहीं हो सकती। वेतन में अलाभकारी परिवर्तन कभी नहीं किया जाएगा, पर एक कंडीशन में किया जा सकता है, जब आपके देश में वित्तीय आपात लगा हो। क्या लगा हो? वित्तीय आपात, मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है, तो इनके मतलब वेतन में अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। पर अभी तक कोई अभी वित्तीय आपात देश में लगा नहीं, और ना ही भगवान करे लगे अपने देश के अंदर कोई वित्तीय आपात, है ना। ठीक है, फिर वेतन के बारे में लिखो, थोड़ा लिखो, वेतन तथा भत्ते लिखना। वेतन तथा भत्ते लिखो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों वेतन तथा भत्तों के आगे लिखना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण, वेतन तथा भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। वेतन तथा भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा किया जाता है तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, या पूरी लाइन रिपीट करूं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में पढ़ाया था आपको? भारत की संचित निधि लास्ट पढ़ाया था मैंने संसद में, शायद आपको। कौन से अनुच्छेद में? ठीक है, 266 लिखिए। नेक्स्ट लिखो। देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, ये लिख लिया ना पूरा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में वित्तीय आपात को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में वित्तीय आपात को छोड़कर अलाभकारी परिवर्तन, वित्तीय आपात को छोड़कर अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या हुआ? अब लिख लो वेतन कितना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एससी के मुख्य न्यायाधीश का वेतन लिख लेना।
का वेतन कितना है, 2 पॉइंट, या फिर सीधा लिखो 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों, $2,50,000। ठीक है। आगे आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 126। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 127। फिर हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 128। तीनों अनुच्छेद की बात कर लें, थोड़ा सा सुन लेना भैया ना, बाद में आपको अच्छे से याद भी रहेगा। अनुच्छेद 126 में ये लिखा हुआ है कि यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निष्पादन ठीक से नहीं कर रहा, तो उस आधार पे किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, मतलब मुख्य न्यायाधीश के तौर पे। अरे बात समझ में, कार्यवाहक एक तरह से हम कह सकते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। अरे बात समझ में। और ये कर्ता कौन है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन करेगा, नियुक्त करने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। अपने आप में बड़ी बात है ये। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अच्छा मुख्य न्यायाधीश करता है या राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है, कार्यकारी न्यायाधीश की। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा, किसी को भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कर सकता है। ध्यान रखना, वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं लिखा हुआ वहां पे कि अच्छा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन 1993 का आपको वो केस याद होगा, वकीलों वाला, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उसके तहत ये बोला गया था उस बाद में कि जब कभी भी नियुक्ति होगी तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि वो वरिष्ठ होना चाहिए, मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति हो पाएगी। क्या बात समझ आ रही है? ऐसी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अच्छा कार्यकारी जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश में से किसी की भी कर सकता है, लेकिन वरिष्ठतम आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो ये वरिष्ठतम की ही नियुक्ति होती है। किस में आया फिर? ये एक बात था सुप्रीम कोर्ट का, उसी में ये बता दिया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। पानी समझ आ रही? ये चीज अनुच्छेद 127 में लिखा हुआ है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। इस 128 में लिखा हुआ है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। ऐसा कभी जरूरत पड़ जाए, किसी न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ जाए, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो उसकी नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन दोनों कंडीशन में नियुक्ति करता कौन है? इन दोनों कंडीशन में नियुक्ति करता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकारी की? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन यहां से गड़बड़ हो सकता है कि अच्छा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, लेकिन कार्यकारी राष्ट्रपति करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ज्यादातर आप यही तो पढ़ रहे हो ना, अच्छा राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ तदर्थ में पंगा है थोड़ा सा, और तदर्थ का मतलब एडोक कहते हैं हम जिसमें। अच्छा ऐसा क्यों होता है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों होती है? गणपूर्ति के लिए। मान लो गणपूर्ति नहीं है, वहां पे कमी है, गणपूर्ति समझते हो ना, कोरम अभी नहीं है। इसका मतलब कोरम का मतलब ये हो सकता है कि 3 जो है 1+2 सदस्य होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका मतलब किसी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, वहां पे कोरम पूरा करने के लिए किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ आ रही है क्या बात आपको? ये तदर्थ वगैरह थोड़ा सा वो ध्यान रखना। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही है, हाईकोर्ट जब पढ़ेंगे तो वहां तदर्थ न्यायाधीश का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया हुआ। ठीक है। कार्यकारी की कौन करता है? राष्ट्रपति। तदर्थ की कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। और सेवानिवृत्त की कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश। याद रख लोगे? ठीक है, लिखिए पहले अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश लिखो क्या है इसमें। देखो यदि
यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निष्पादन में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश, अंडरलाइन कर लेना, किसी भी अन्य न्यायाधीश को, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी संविधान में नहीं लिखा हुआ, इस वजह से तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो केस आया था 1993 का, उस आधार पे वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाती है। लिख लेना, थोड़ा नोट लगा के लिखना। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में की जाएगी। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में की जाएगी। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। ना संविधान में नहीं लिखा हुआ, संविधान में संशोधन किया जाता है तब लिखा जाता है, ठीक है। और आपको पता है संशोधन कुछ नहीं हुआ, ये तो एक मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया हुआ डिसीजन था और उसकी पालना करनी पड़ती है, ठीक है, ये चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, ऐसे याद रख लेना ना तुम पहले कि अच्छा इससे 1993 की यदि बात करें, इससे पहले जो भी कई बार ऐसी चीजें देखी गई कि अच्छा
वैसे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, उसकी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होती है, पर इसका उल्लंघन बहुत बार हुआ है। इंदिरा गांधी के समय में हुआ, काफी बार हुआ है ना, ऐसा हुआ था। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो अपने मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना, इनके जो चाचा थे उनको बनना था, हंसराज खन्ना जो है ना, मुख्य न्यायाधीश बनना था, लेकिन काफी विरोध हुआ। इंदिरा गांधी का काफी उनकी नीतियों का विरोध किया, इस वजह से इंदिरा गांधी ने उनकी नियुक्ति नहीं की, क्योंकि वो किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किसकी सुनता है, प्रधानमंत्री की। वो ऐसा काम हुआ था। लेकिन फिर देखा गया 1993 में जो वाद आया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन एसोसिएशन रिकॉर्ड एसोसिएशन, इस वाद के बाद में बताया गया नहीं, जो वरिष्ठ होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी। और इसमें यह भी बता दिया कि अच्छा फिर ये भी तो है, कौन सा, कार्यवाहक वाला, हाँ 1993 वाला लिखवा दिया ना मैंने आपको, लिखवाया नहीं क्या? हाँ लिख लेना, 1993 लिख लेना, कहीं भी जगह बना लेना। तो 1993 का केस था ये। अनुच्छेद 127 लिखो। ये कौन सा न्यायाधीश है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश ऐसे बोला कि कैसे? रात को लेट तक पढ़ते हो क्या? सुबह कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो सुबह? 4 बजे? 3 बजे? शाबाश, बहुत बढ़िया बात है ये तो। हो जाएगा धीरे धीरे, सब चीज़ें हो जाएगी, कोशिश करो तुम। 2 दिन ना भी पढ़ा जाए ना थोड़ा बहुत तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब क्या आए तो भी चलेगा। लेकिन रूटीन तो लगातार बनाओगे तो आदत तब भी बनती है, मतलब लगातार आप कंटिन्यू रखते हो। 2 दिन लगा, 2 दिन के बाद में आपको लगा नहीं नींद आती है, मरने दे, ऐसे नहीं, कोशिश करो आप, लगातार कोशिश करो। हाँ कुछ व्यायाम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, लास्ट टाइम के बाद में कुछ योगा वगैरह करना होगा ना, वो चीज़ें बताऊंगा आपको कि नींद को किस प्रकार से जीता जाए, नींद को कंट्रोल करना हो तो उस हिसाब से। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो पता चलता है ऐसे। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको नींद आती ही नहीं, तुम में ऐसा कोई नहीं है ना? किताब लेते नींद आ जाती है। पढ़ते हो कैसे हो तुम? चारपाई का सहारा लेके पढ़ते हो? गलत बात है अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो। कौन कौन है आप में से ऐसा? लिख के देखते हो क्या कभी तुम? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पढ़ने के लिए जरूरी है, तुम्हें याद नहीं हो रहा तो पढ़ा आपने, आधा घंटा पढ़ा, फिर एक खाली पेज रखा, जो पढ़ा उसके अंदर लिखो। तुम कोशिश करो कितना याद है तुम्हें, जो पढ़ा उसमें से कौन कौन से पॉइंट छूट रहे हैं तुमसे, फिर नींद नहीं आएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, चारपाई का सहारा नहीं लेना। चारपाई भी क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो मान लो, है ना, पढ़ने के बाद में कुछ देर बाद ऐसा लगता है थोड़ा सा अपने आप को फील करवाना, मतलब आरामदायक स्थिति में लेके आना खुद को। पीछे किसी का सहारा लिया किताब ऐसे किताब रख करके पढ़ा जाए और पीछे किसी का सहारा ले लिया तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट टिक पाएगा। उसके बाद किताब भी पता नहीं है किधर है ना, ये चीज़ें रहती हैं। इसलिए टेबल, और टेबल जहाँ हो वहाँ चारपाई होनी नहीं चाहिए। तुम्हारे रूम में चारपाई होनी ही नहीं चाहिए, इसका मतलब टेबल और चेयर ही होनी चाहिए। क्योंकि जब चेयर और टेबल है उधर चारपाई है तो तुम्हारा ध्यान भंग होता है। थोड़ी देर पढ़ा, आधा घंटा, फिर चारपाई की तरफ, फिर ऐसे रहता है, चारपाई टेबल, चारपाई टेबल, कुछ देर तो चलता है। मन कहता है नहीं चारपाई पे चला जा, दिमाग कहता है नहीं पढ़ना है तेरे को, फिर मन कहता है नहीं, दिमाग मन, दिमाग मन, दिमाग मन, किताबों को किया बंद, चारपाई पे मन की जीत होगी। इसलिए मन हमेशा ध्यान रखना बहुत चालाक है, और इसको इतनी चालाकी से तुम जीत पाओगे ना तभी मतलब कामयाब हो पाओगे। मन को जीतना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। मन बहुत खेल खेलता है ना, बस। ये तो लिखवाना था ना, क्या बात है। अनुच्छेद 127 कौन सा न्यायाधीश है ये? तदर्थ न्यायाधीश। कैसे होता है तदर्थ न्यायाधीश? मान लो कोई
कोई कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही बाधित हो रही है और न्यायाधीशों की कमी है, वहाँ पे गण पूर्ति है, पूरी हुई नहीं है, इसका मतलब कोरम नहीं हुआ अभी। कोरम कितना माना जाता है? 1+3 माना जाता है भैया से, है ना, उनकी गण पूर्ति नहीं है तो कार्यवाही बाधित होगी। बाधित होगी इसका मतलब किसी अन्य न्यायाधीश को, मान लो 3 होने चाहिए लेकिन 2 ही है, किसी कार्यवाही को सुनने की बात हो रही है, वहाँ पे 2 है, इसका मतलब एक सदस्य की और की आवश्यकता है, मतलब एक न्यायाधीश की। तो एक न्यायाधीश, अदर जो न्यायाधीश है उसकी जब नियुक्ति की जाएगी उसी को क्या कहा जाता है? तदर्थ न्यायाधीश। इस अदर जो न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश करता है। ये चीज राष्ट्रपति नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे सामने कि अच्छा तदर्थ न्यायाधीश की निम्न में से नियुक्ति करता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। लिखिए जरा, देखो उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति या क्या बोल सकते हैं इसको, कोरम। उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम के अभाव में, उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति या कोरम के अभाव में गणपूर्ति या कोरम के अभाव में कार्यवाही बाधित होने पर तदर्थ न्यायाधीश का उपबंध किया गया है। कार्यवाही बाधित होने पर तदर्थ न्यायाधीश का उपबंध किया गया है। नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से, परामर्श से, और साथ ही साथ जिस न्यायालय से उस न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तदर्थ न्यायाधीश की, तो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी संपर्क करना होगा, उनसे भी पूछना पड़ेगा। हरी बात समझ में? लिखिए जरा, जिसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और योग्यता कैसी होती है भाई? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है कि उच्च न्यायालय के अंदर कम से कम कितने वर्ष उस न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो? 5 वर्ष तक, और अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष, या कानून का विशेषज्ञ और राष्ट्रपति की नजर में, पर ये ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ज्यादा लागू होती है। क्या लिखा आपने? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कोमा की जाती है, मतलब नियुक्ति की जाती है, ऐसे लिखो, नियुक्ति की जाती है।
कोमा लगा के लिखना, नियुक्ति की जाती है। इसके आगे लिखो तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान, तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान केवल एससी में है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए लिखना तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान केवल एससी में है। तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान केवल एससी में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में है। तथा तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान भारत ने तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान भारत ने फ्रांस से ग्रहण किया है। तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान भारत ने फ्रांस से ग्रहण किया है। अब तदर्थ समझ तो आ गया तुम्हें? तुम्हारी क्लास को चालू करने के लिए ऐसा माना जाता है कि 10 लोगों का कोरम होना चाहिए, लेकिन आए कितने? 9 ही आए। ठीक है, इसका मतलब मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूं वैसे तो, पर समस्या ये है कि 9 लोगों से कार्यवाही पूरी नहीं हो सकती। तो इधर वाली क्लास से, जो कि ठीक इस क्लास में आने की योग्यता रखता हो, एक विद्यार्थी को उठा के यहाँ रख सकता हूँ। मतलब आरएस के विद्यार्थी बैठे, उधर कोई ऐसा विद्यार्थी जो कि आरएस की तैयारी करने के लायक हो, उसको बिठा दिया जाए यहाँ पे। लेकिन मैं अकेला बिठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिठा सकता हूँ मैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैं उसको यहाँ नियुक्त कर सकता हूँ। लेकिन मैं किससे संपर्क कर लूँ? यहाँ के राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति से संपर्क कर लूँ, साथ साथ संबंधित जो उच्च न्यायालय है, हमारा बड़ा उच्चतम न्यायालय है, उस संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र जी सर है, उनसे संपर्क कर लूँ थोड़ा सा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे नियुक्ति कर सकता हूँ। क्या बात समझ आ रही है? ठीक, आज के लिए तब होता है, कल पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। कितना पढ़ गया ना? कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, क्या क्वेश्चन था? महाभियोग कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का जो एक है, कहाँ से लिया गया? अभी भी पता नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर करना तुम। गलत आंसर है आपको।